वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है लीडिया डेविस की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने 21 प्लेयर्स ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड अ सिल्वर लाइनिंग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और फर्स्ट 10 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें लीडिया डेविस को किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन में डिफ़िकल्टीज़ होती है, देन जो है वो उनको क्या प्लेयर जो है वो अचीव होती है आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसलेशन। तो आज जो है वो हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर जो है वो क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ी थी और इन्होंने क्या डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लर्न की वाइल ट्रांसलेटिंग, और ट्रांसलेशन के बाद जो है वो इनका इंटेलेक्ट, इनका नॉलेज किस तरह से हाई हुआ। अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो आप जो है वो आज की वीडियो को भी जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। डेविस, जिनकी बर्थ हुई थी जुलाई 15, 1947 में, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं और ट्रांसलेटर भी हैं। फ्रेंच और अदर लैंग्वेजेस में इन्होंने जो है वो ट्रांसलेशंस की। इन्होंने जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी। शॉर्ट स्टोरीज़ की जो लेंथ थी वो 1 to 2 पेजेस थी। फर्दर अगर इनके हम लोग वर्क्स की बात करें या फिर जो इन्होंने ट्रांसलेशंस की हैं उनकी बात करें, इन्होंने न्यू फ्रेंच लिटरेरी क्लासिक्स भी ट्राई किया, जिसमें है स्वान्स वे बाय मार्सल प्रूस्ट है, मैडम ब्रॉवरी का जो है वो गस्टे फ्लॉबर है। तो ये जो डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं इन पे जो है वो डेविस ने एक्सपेरिमेंट किया और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इन्होंने अपने इस ऐसे में जो है वो शेयर किया है। ऐसे का इंट्रोडक्शन डिस्कस करें तो इनका फर्स्ट ऐसे आया था 11 प्लेयर्स ऑफ ट्रांसलेटिंग, उसका ये सीक्वल है, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। डेविस ने जो है वो इसको लिखा है 21 प्लेयर्स ऑफ ट्रांसलेटिंग। मींस के 11 प्लेयर्स के बाद जो है वो इन्होंने 21 प्लेयर्स इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया है। और ये जो इनका वर्क है वो न्यूयॉर्क रिव्यू बुक्स में 2016 में अपेयर हुआ था। पार्ट में हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इसमें जो है वो हम लोग 11 जो पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 11 जो पॉइंट है वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि जब एक ट्रांसलेटर जो होता है किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, मींस के जैसे कि फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, फ्रेंच टू तमिल, डच, किसी भी लैंग्वेज में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल ऑथर होता है किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी लिटरेचर का, किसी भी लिटरेरी पीस का, तो उसके साथ जो कनेक्शन आपका बन जाता है, उसका आप जब वर्क पढ़ते हैं तो आपकी उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, आपकी उसके साथ जो है वो अटैचमेंट बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसलेशन के थ्रू जो है वो ऑथर एंड जो ट्रांसलेटर होते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। 12 पॉइंट में कि जो कॉन्स्टेंटली जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो एक वॉर में होता है। अब वॉर ये होती है उसने डिसीजन भी लेना है और उसने जो प्रॉब्लम है वाइल ट्रांसलेटिंग जो उसको फेस कर रहा है उनको सॉल्व भी करना है। उनको सॉल्व करके उसने डिसीजन लेना है कि मैंने जो है यहाँ पे ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स लगाने हैं, मैंने जो है वो इस ट्रांसलेशन में ये वर्डिंग फिट आएगी, ये सिनोनिम फिट आएगी, ये प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होगी। तो उन सब चीज़ों को जो है ना वो ट्रांसलेटर देख रहा होता है। पॉइंट में इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स इन बोथ द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेजेस। अब जब एक ट्रांसलेटर होता है उसकी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है जिसमें वो ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उसके पास एक सोर्स लैंग्वेज है जिसके जिसके थ्रू जो है उसने ट्रांसलेशन करनी है, और इसके पास एक टारगेट लैंग्वेज है, मींस कि जिस जो उसके पास टेक्स्ट है जिसकी उसने ट्रांसलेशन करनी है। तो इससे जो है वो एक ट्रांसलेटर की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि उसने अपनी सोर्स लैंग्वेज को भी यूज़ किया, उसने जो टारगेट लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी उसके पास है, तो उसने उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया। तो दोनों साइड से जो है वो एक ट्रांसलेटर का जो है वो बेनिफिट हो जाता है। 14th पॉइंट है द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग टीच अबाउट राइटिंग, एडिटिंग एंड रीडिंग। ऑब्वियसली जब आप रीड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए तो आप उस पर बहुत डीप एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देन जो है उसमें क्या वर्डिंग यूज़ हुई है, देन उसको जो है वो एडिट करना होता है कि उसको किस शेप में लेके आना है कि उसकी जो है एक वेल क्राफ्टेड जो ट्रांसलेशन है, यहाँ पे एक वेल जो ट्रांसलेटेड हमारे पास पीस ऑफ वर्क है वो एंड पे आए। तो इसके इन सभी प्रोसेसेस जो एक ट्रांसलेटर है वो गुजरता है,
जिससे एक ट्रांसलेटर का जो पेशेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। ट्रांसलेटर होता है उसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ता है जिस कम्युनिटी में ट्रांसलेशंस होती हैं। मींस के एक ग्रुप है या फिर कम्युनिटी है ट्रांसलेटर्स की, उनके साथ वो बैठने से, उनका जो आइडियाज़ है वो शेयर करने से ऑब्वियसली आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होता है, आप जो है वो न्यू नॉलेज पिक करते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब प्रॉब्लम्स को जो है ना वो एक ट्रांसलेटर फेस करता है, देन ही जाके जो है वो जो परफेक्ट ट्रांसलेशन आती है उस हैप्पीनेस को वो अचीव करता है। 16 पॉइंट है रिकग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द आर्टिस्टिक चॉइसेस मेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। ऑब्वियसली हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि जो ऑथर है, जो ट्रांसलेटर है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ऑब्वियसली जब जो ट्रांसलेटर है वो ऑथर को पढ़ेगा, उसकी जो आर्टिस्टिक चॉइसेस थी उनको रीड करेगा, उसका जो ऑथर का इम्प्रेशन है वो ट्रांसलेटर पे पड़ेगा, और ट्रांसलेटर पर जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है या बैड इंप्रेशन पड़ता है। ऑब्वियसली ये लिटरेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो ऑथर ने है लिटरेचर लिखा है, वो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी करता है, उनको अप्रिशिएट भी करता है जो ट्रांसलेटर होता है। एक्सपीरियंसिंग दी इमोशनल जर्नीज विद इन दी टेक्स्ट। जब टेक्स्ट को स्टार्ट से रीड करना जो है वो शुरू किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो जो ट्रांसलेटर होता है वो अपनी इमोशनल जर्नी जो है ना वहाँ से भी गुजरता है। उसने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जिन चीज़ों को पढ़ा, उसमें टेक्स्ट में जो जो इमोशंस ऑथर ने दिए हैं, सेम इमोशंस को जो है ना वो ट्रांसलेटर भी जो है वो फील करता है। 18th पॉइंट है इंगेजिंग विद द फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। कि जो भी टेक्स्ट में फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसलेटर जो है वो उन सब को भी रीड करता है, उन सब को भी जो है वो एक्सपीरियंस करता है। ट्रांसलेशन कोई इजी प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिडिया डेविस ने जो है वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करती हैं, देन जो है वो उस चीज़ को अचीव करती हैं। पॉइंट नंबर 19 है, इसमें जो है वो ट्रांसलेटर जो है वो टेक्स्ट का जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को रीड करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बिहाइंड जो क्या टाइम पीरियड चल रहा था उन सबको रीड करता है, तो उसका जो ओरिजिनल टाइम है, टेक्स्ट का जो ओरिजिनल पीछे थीम था, पीछे जो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो सब जो है उसको रीड करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का जो है वो चांस भी मिलता है। 20 पॉइंट है द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीटिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। फाइनली इन 19 प्रॉब्लम से गुजर के, इन 19 प्लेयर्स से गुजर के जो है वो फाइनल जो प्लेयर है द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीटिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये जो है वो ट्रांसलेटर जो है वो अचीव करता है। एंड 21st जो हमारा पॉइंट है वो हमारे टाइटल से भी रिलेटेड है। लाइनिंग टाइटल में जो इंक्लूड है इसका मीनिंग ये है कि ओवर अर्चिंग एंड enduring benefit that the act of translating offers to the translator beyond the immediate task of converting text from one language to another। कि while translating जो ट्रांसलेटर को बेनिफिट्स मिलते हैं, जो डिफ़िकल्टीज उसको होती हैं, उन सबको जो फेस करता है ट्रांसलेटर, उन सब चीज़ों को जो है वो सिल्वर लाइनिंग कहा जाता है। उन सारे बेनिफिट्स को जो एक टर्म है सिल्वर लाइनिंग के जो है ना वो टाइटल दिया गया है। ये था हमारा वर्क जिसको जो है वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फर्दर इस पे अगर कोई नॉलेज मिला तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।